हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों आज का चैप्टर जो हो रहा है ज्योग्राफी का, अक्षांशीय, देशांतरीय और अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। दोस्तों जितने भी एग्जाम में इतने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बीच में, हम सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हम आशा करेंगे आप इस चैप्टर से समझ गए, कभी भी एग्जाम में जो इस चैप्टर से संबंधित है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक एक चीज़ टॉपिक और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मैंने संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं उनकी इसी एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं अक्षांशीय, देशांतरीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांशीय रेखा क्या होती है। दोस्तों हमने समझा होगा पहले पृथ्वी के बारे में, पिछले चैप्टर में समझाया था आपको अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। अक्षांशीय रेखा की परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। अक्षांशीय रेखाएं वह रेखा होती है पृथ्वी के भूमध्य रेखा को, अक्षांशीय रेखा की परिभाषा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे या उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय रेखाएं। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में या ऊपर या नीचे पृथ्वी के केंद्र से बनाई गई कोणीय रेखाएं, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा की तरफ जो रेखाएं बनाई गई है, यानी कि उसे कहते हैं तिरछी लाइनें या आडी लाइनें, उसी को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी की परिभाषा है। यानी कि भूमध्य रेखा पर जो इसकी परिभाषा है, भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्रीय बिंदु से कोणीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा समझ में आ गई। भूमध्य रेखा वह रेखा है 0 डिग्री देशांतर, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी की वह रेखा है, इसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर, यानी कि प्रत्येक जो रेखाएं हैं वो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी पे खींची गई है। यानी कि यहाँ से लेके दक्षिण में और उत्तर में प्रत्येक जो रेखाएं हैं वो है 1 डिग्री के अंतराल पे, यानी कि हर डिग्री पे, यानी कि ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री, यानी 90 रेखाएं नीचे हैं और 90 रेखाएं ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भूमध्य रेखा है वो है 0 डिग्री अक्षांशीय, ये 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा वह रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पे खींची गई रेखा। भूमध्य रेखा के समांतर जो भी रेखाएं हैं अक्षांशीय रेखाएं, वह भूमध्य रेखा के समांतर का मतलब समझ रहे हो, बराबर, इसी के बराबर का मतलब होता है इसकी जो कोणीय दूरी है ना, ये बराबर होनी चाहिए। दो रेखाओं के बीच में जो कोणीय दूरी होती है वो बराबर होती है, उसी को समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि जैसे एक रेखा है, अब उसके एक रेखा ये है, अब इसकी तुलना में ऐसे खींच दे या फिर ऐसे खींच दे, ऐसे नहीं, उसी को समांतर रेखा नहीं कहते हैं। यानी कि बराबर में जो रेखा चले उसी को ही समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा के समांतर ही ये रेखाएं खींची गई, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश वर्त या अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय वर्त और अक्षांशीय रेखाएं का मतलब ये कि होता है, उसको अक्षांश वर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेखा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है वो एक सर्किल, यानी कि अक्षांश वर्त, यानी कि एक वर्त का मतलब आप समझ रहे हो, एक गोला का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि जो रेखा है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, तो इसी को अक्षांश वर्त कहते हैं। यानी प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको एक अक्षांश वर्त भी कहते हैं और उसको अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, संख्या, अब बात आती है संख्या की। ठीक है दोस्तों, तो संख्या का मतलब है, ये तो 0 डिग्री अक्षांश उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और 90, यानी कि 1 2 3 ऐसे 90 रेखाएं दक्षिण में और 1 2 3 ऐसे 90 रेखाएं पर, जब भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इधर भी ऐसे 90 या 90 डिग्री, आप समझ रहे होंगे। यानी कि 90 रेखाएं नीचे हैं और 90 रेखाएं ऊपर है भूमध्य रेखा के, तो इसकी संख्या होती है 90 + 90। समझ रहे हैं एक एक चीज़ को, 90 रेखाएं नीचे और 90 रेखाएं ऊपर,
और एक जो भूमध्य रेखा है वो भी तो रेखा है ना, यानी कि उसके अलावा 90 ऊपर है, उसके अलावा 90 नीचे है, तो प्लस इसको एक भूमध्य रेखा, तो टोटल कितनी हो गई 181। ये एक नोट करने की बात है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 181, ठीक है, यानी कि 181। अब बात आती है कर्क रेखा, मकर रेखा और एक होती है भूमध्य रेखा, तो हमने समझ लिया 0 डिग्री अक्षांश पे होती है भूमध्य रेखा, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। अब बात आती है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा होती है उत्तर में, ठीक है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, यानी कि 1 2 ऐसे कई रेखाएं हैं, यानी कि हर डिग्री पे एक रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसी को क्या बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ये 23 के ऊपर एक काल्पनिक है, 23 यानी कि साढ़े का तो कोई मतलब नहीं है ना, आधे का तो कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक डिग्री पे एक रेखा है, यानी कि 23 और 24 अक्षांश के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसी को कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है मकर रेखा की। मकर रेखा कर्क रेखा उत्तर में थी भूमध्य रेखा के, ठीक है दोस्तों ये। और बात आती है मकर रेखा की, मकर रेखा होती है दक्षिण में, यानी कि इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा के नीचे, ठीक है, दक्षिण में वही 23 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि वही 1 2 3 4 ऐसे करेंगे आप, 23.5 रेखा छोड़ के और 24 रेखा के बीच में की जो काल्पनिक रेखा है उसी को मकर रेखा कहते हैं, यानी कि बात सीधी सी है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री और मकर रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, क्लियर। इसके बाद आती है उप आर्कटिक वर्त और उप अंटार्कटिक वर्त, ठीक है दोस्तों। उप आर्कटिक वर्त होता है ये वो उत्तर में होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि फिर वही इसमें एक काल्पनिक रेखा है। ये कितने डिग्री पे है दोस्तों, ये है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री उत्तर में, क्लियर दोस्तों। 66.5 डिग्री उत्तर में है, उसको क्या बोलेंगे उप आर्कटिक वर्त। दूसरा है अंटार्कटिक वर्त। आर्कटिक और अंटार्कटिक आप समझ जाओगे, आर्कटिक जो महासागर है वो उत्तर में है और अंटार्कटिका जो महाद्वीप भी है और महासागर वो है दक्षिण में, तो उप अंटार्कटिक वर्त वो है दक्षिण में, वही 66.5 डिग्री, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण का ही इसमें, कर्क रेखा उत्तर में है 23.5 डिग्री और मकर रेखा दक्षिण में, और आर्कटिक है उत्तर में 66.5 डिग्री और अंटार्कटिक है दक्षिण में 66.5 डिग्री। दो अक्षांशों के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपने ये देखो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है। अब इनकी जो बीच की डिस्टेंस है ये होती है 111 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये नोट करने की बात है, अगर इसको दोनों रेखाओं के बीच की अक्षांशीय रेखाओं के बीच में 1 डिग्री देशांतर का, यानी कि दो अक्षांशों के बीच में, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी है वो है 111 किलोमीटर, ये फिक्स है। अब बात आती है धरातल की, यानी कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो तो चारों तरफ घूम रही है, तो अगर मान लो सेंटर से नापेंगे तो 111 डिग्री ही 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश के बीच, ठीक है। अब पृष्ठ पे, यानी कि जो कि पृथ्वी गोल है तो इसमें फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो भूमध्य रेखा के आसपास जो अक्षांश है उन पे 111 किलोमीटर की दूरी आएगी। अगर हम बात ऊपर जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो ये ध्रुवों की तरफ जाते समय या ऊपर या नीचे होने पर कम ज़्यादा दूरी होती रहती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे अक्षांशीय 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी वो है 111 किलोमीटर, क्लियर दोस्तों। अब बात आती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना, यानी कि भूमध्य रेखा एकमात्र 0 डिग्री अक्षांश, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। 3 चीज आएगी इसमें, 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। एकमात्र ये अक्षांश है
वो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। यानी कि अगर पृथ्वी को काटेंगे तो ये आधी पृथ्वी ऐसे रह जाएगी, यानी गेंद का अगर दो हिस्सा करेंगे बराबर में तो एक मात्र सेंटर से केंद्र से काटा जाएगा, और जो पृथ्वी का केंद्र वो है भूमध्य रेखा। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है गोलार्ध की। आपने एक वर्ड सुना होगा गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब यही होता है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। आप याद करना 0 डिग्री अक्षांश और भूमध्य बराबर याद करोगे ना, बराबर रिपीट से, तो जल्दी याद होगा। तो जो ये पृथ्वी का ये ऊपर वाला भाग है, यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। और जो ये नीचे का पार्ट है, यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे का पार्ट, उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये बिल्कुल आपको समझना है दोस्तों। भूमध्य रेखा से ऊपरला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, यानी दिशा के अनुसार ऊपर उत्तरी दिशा होती है, और जो नीचे का भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों। अक्षांशीय रेखा यानी कि तिरछी रेखाएं होती है, और प्रत्येक अक्षांश के बीच में 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अब बात आती है देशांतर की। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं हमने समझी, यानी कि तिरछी लाइनें, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इन्हीं अक्षांशों के ऊपर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। गोलार्ध भी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध इसी वजह से बने हैं क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। बात आती है दक्षांतरीय रेखाएं की। दक्षांतरीय रेखाएं ये होती है, आपको मैं चित्र से समझाता हूँ। ठीक है, ये है 0, यानी कि कोणीय, अगर जहाँ पे कोणीय रेखाओं की बात आती है, अगर कोणीय चीज़ की बात आती है तो वहाँ पे 0 डिग्री होना जरूरी होता है, क्योंकि जो भी कोणीय दूरी बनती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। तो एक है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्लियर दोस्तों। अब इसकी परिभाषा समझेंगे, कि प्रधान 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी मापकर खींची गई रेखाएं। जैसे हम इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारी की सारी देशांतरीय रेखाएं ऐसे होती है। ये ऐसे क्यों होती है इसका हम बताएंगे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा अक्षांशीय रेखाएं ऐसे होती है, ये ऐसे क्यों नहीं हुई, तो ये भी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं होती है। इसका कारण मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रिंग की तरह। क्लियर। और ये देशांतरीय रेखाएं ऐसी है, देशांतरीय रेखाएं यहाँ से स्टार्ट होके और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्रॉस करते हुए रिंग के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ फर रही है। यानी कि ये है कि आपने देखा होगा खरबूजा। ठीक है दोस्तों, लाइनिंग वाला खरबूजा होता है, जो धारियों वाला खरबूजा होता है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा लाइनें, प्रत्येक लाइनें जो उसके जो खरबूजे की उत्तरी ध्रुव और नीचे ध्रुव को मान के अगर उसकी कल्पना करेंगे पृथ्वी की तरह, तो प्रत्येक धारियां नीचे और ऊपर दोनों क्रॉस करती है। ठीक है, उसी तरह देशांतरीय रेखाएं होती है। खरबूजे की जो धारियों वाला जो खरबूजा होता है उसी लाइन के अनुसार आप इसको देशांतरीय रेखाओं की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसकी परिभाषा समझ ली हमने। 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में खींची गई कोणीय रेखाएं। क्लियर। प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर वो रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्लियर दोस्तों। अब इसमें संख्या की बात आती है, इसमें 90 की बात आती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री यानी कि 1 2 ऐसे हर डिग्री के घूमते हुए पृथ्वी की चारों तरफ ही वो देशांतरीय रेखाएं घूम रही है, यानी कि हर डिग्री पे। तो आप कल्पना करोगे गोल, किसी भी चीज़ गोल होती है उसकी जो कोणीय दूरी होती है, अगर चारों तरफ की बात करें तो 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री। क्लियर दोस्तों। अगर इसी की बात करेंगे हम चारों तरफ की, तो इसकी संख्या भी कितनी होती है, 360। ये आपको नोट करने वाली बात है। अक्षांशीय रेखाएं 181 होती है और देशांतरीय रेखाएं होती है 360। इसका कारण यह है क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं प्रधान जो रेखा है उसके 90 दक्षिण में और 90 उत्तर में होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो प्रत्येक जो कोणीय दूरी है वो बढ़ते चारों तरफ घूम के एक सर्किल की तरह बन जाती है, और वह 360 डिग्री पे ही 360 रेखाएं देशांतरीय रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। सभी देशांतरीय रेखाएं पृथ्वी को बराबर है। हमने देखा होगा
पृथ्वी को बराबर भाग में बांटने की अक्षांश रेखा वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर, यानी ना कम ज़्यादा, फिक्स बराबर भागों में काटती है। ठीक है, जैसे ये भूमध्य रेखा पे अगर हम मान लो पृथ्वी को काटेंगे किसी चीज़ से तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। वही काम सभी देशांतरी रेखाएं कर रही है। हमने देखा होगा खरबूजे की जो धारियां होती है वही सिस्टम होता है। अगर प्रत्येक धारी के सामने देखेंगे लगभग उसी के सामने दूसरी धारी वही धारी सर्किल के अनुसार होती है, यानी कि सभी देशांतरी रेखाएं पृथ्वी को लगभग बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो रेखा भूमध्य रेखा का काम करती है वो ही प्रत्येक देशांतरी रेखाएं भूमध्य रेखा की तरह पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। क्लियर, महान वर्त। और इसी वजह से प्रत्येक देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, महान वर्त, यानी ग्रेट सर्किल, क्योंकि भूमध्य रेखा एकमात्र सबसे लंबा सर्किल है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा सर्किल है। उसी चक्कर से देशांतरी रेखाएं प्रत्येक जो देशांतरी रेखा है वो प्रत्येक ही भूमध्य रेखा की तरह एक सर्किल है, इसलिए प्रत्येक देशांतर रेखा को महान वर्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी, 1 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी हमने ज्ञात की तो वो होती है 111 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री देशांतर की दूरी या 2 देशांतरों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 111.32 किलोमीटर होती है। क्लियर दोस्तों, ये जो स्थिति होती है, ये जो दूरी होती है, ये कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे। 111.32 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा पे। ये नोट करने की बात है, 111.32 जो किलोमीटर होती है वो भूमध्य रेखा पे। अगर हम इसी से उत्तर की तरफ बात करेंगे और दक्षिण की तरफ बात करेंगे तो ये दूरी घटती जाती है, क्योंकि हमने बताया था ना खरबूजे की तरह देशांतरी रेखाएं, प्रत्येक देशांतरी रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके मिल रही है, क्रॉस कर रही है। इसी वजह से उत्तरी पोल या दक्षिणी पोल पे दोनों की दूरी कम होती जाती है। गोलार्ध, वही बात आती है गोलार्ध की। हमने देखा अक्षांशों पे, अक्षांशों की वो स्थिति आती है तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों, उत्तर दक्षिण, इधर क्या आता है पूर्व और इधर आता है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इस हिस्से को क्या बोलेंगे, ये सेम टू सेम गोलार्ध की जो स्थिति होती है घड़ी की, आपने घड़ी के क्वेश्चन पढ़े होंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, वही स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इसकी बात करेंगे हम पूरे के पूरी सर्किल की इसकी, तो ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, हमने अक्षांशों के हिसाब से पढ़ा। अब बात आती है देशांतरों के हिसाब से, यानी कि प्रदान या उत्तर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका जो पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर। अब अगर ये वाला भाग है यानी कि प्रदान या उत्तर रेखा या प्रदान 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाला भाग बोला था, यानी पश्चिम वाला भाग ये है, इसको बोला जाता है पश्चिम, सॉरी इसको देशांतर नहीं बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। बात गोलार्ध की हो रही है पूरी, इसी का पृथ्वी की जब पूरे एरिया की बात करेंगे उसी के अनुसार स्थिति के पता करेंगे, उसी के अनुसार ये गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री के पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, इसी के अनुसार हम भारत की स्थिति याद करते हैं तो पता चलता है, जैसे पृथ्वी में ये हिस्सा होता है उत्तर दक्षिण पूर्व, सॉरी पश्चिम, और ये पूर्व और उत्तर, ये दक्षिण। तो हमारा भारत कहाँ पे है, हमारा भारत है यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो ये भारत की बात होती है तो क्या होता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हमने समझ लिया क्योंकि ये उत्तर में है, किससे, भूमध्य रेखा से उत्तर में, तो उत्तरी आ गया। और बात आती है इस लाइन से देशांतर से तो पूर्व में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, आपने समझ लिया होगा। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है दोस्तों, एक दिन में कितना समय होता है, 24 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होता है। और पृथ्वी का जो चारों तरफ का सर्किल है वो 360 डिग्री। क्लियर दोस्तों, 360 डिग्री। अब अगर 24 की बात करेंगे, 24 को मिनटों में बनाएंगे, 60 डिग्री बटा 360 का भाग देंगे तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगा समय आएगा वो आता है 4 मिनट। आप इसको अपने हिसाब से नोट कर लेना। 24 × 60 को मिनटों में बनाएंगे 24 घंटों को, और इसमें 360 डिग्री का भाग देंगे तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय आता है वो आता है
4 मिनट। क्लियर दोस्तों। अगर किसी समय के बीच में किसी देश या किसी स्टेट के बीच में 15 डिग्री देशांतर का अंतर आता है तो वहाँ 1 घंटे का समय का अंतर आ जाता है, क्योंकि 15 × 4 = 60 मिनट। तो वहाँ पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है समय में। क्लियर। समय का अंतर इसी वजह से आता है, देशांतरों की वजह से, क्योंकि देशांतर ही डिपेंड करते हैं समय के ऊपर। क्योंकि अमेरिका में कितना इस टाइम पे कितना समय हो रहा है, इंडिया में इस टाइम पे कितना समय हो रहा है, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे कितना समय हो रहा है, वो देशांतरी स्थिति के अनुसार आता है, क्योंकि कौन सा देश कौन से देशांतर पे स्थित है। क्लियर। इसको मिटा देते हैं। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें 3 वर्ड है, अक्षांश देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब बात आती है परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है इसकी कि इसकी तो जो 0 डिग्री देशांतर पे बात आती है। ठीक है दोस्तों, देशांतर पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का संबंध सीधा सीधा देशांतरीय रेखाओं से है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो रेखा है 180 डिग्री में। 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, प्रत्येक देशांतर रेखाओं का नाम है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। एक से ही 180 डिग्री की जो रेखा है, यानी कि ये जो रेखा है ना 0 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली पीछे वाली, इसके जस्ट पृथ्वी के पीछे वाली, उसी को बोलते हैं 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के समक्ष काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो सिर्फ पानी में खींची गई है। यानी कि स्थल खंडों को छोड़कर, आप इसको समझ लेना, क्योंकि वहां पे पानी में रेखाएं खींची गई है। जैसे ये से हो गई, ये से हो गई, ये से हो गई, यानी कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है स्थल खंडों को छोड़कर, यानी कि कोई भी धरातलीय को क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है। पूर्व वो पश्चिम में 1 दिन का अंतर है। क्लियर दोस्तों। जैसे हमने समझा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके अपोजिट कौन सी आ गई, यही रेखा, यानी कि इसी को अगर हम बात करेंगे 0 डिग्री है ये। ठीक है। और जस्ट इसके पीछे वाली वैसे कैसे हो गई, तो इसी को 180 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है। पूर्व पश्चिम, इसका जो इधर का हिस्सा है वो क्या कहलाता है, पूर्व का हिस्सा। इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, पश्चिम का हिस्सा। तो इधर और इधर में 1 दिन का अंतर होता है, दिन का अंतर। यानी कि जो 180 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा है उसके पश्चिम है वो 1 दिन पीछे हो रहता है। ठीक है। और जो पूर्व में है, पूर्व में वो 1 दिन आगे रहता है। यानी कि अगर 180 डिग्री देशांतरीय रेखा के पश्चिम में है वो देश 1 दिन पीछे का समय रहता है, और जो देश या जो स्थान 180 डिग्री के पूर्व में है वो 1 दिन मानक समय और देशों की तुलना में 1 दिन आगे रहता है। क्लियर। अब बात आती है मानक समय। मानक समय पूरी पृथ्वी पे अलग अलग, सूर्य की स्थिति से तो अलग अलग समय होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम होता है मानक समय। मानक समय का मतलब ये होता है कि जो काल्पनिक रेखा गुजरी है ना ये 180 डिग्री, इसी के अनुसार ही प्रत्येक देश का एक स्टैंडर्ड समय होता है। यानी कि उसी के अनुसार पूरे देश में अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। जैसे 0 डिग्री के अनुसार मान लो यहाँ से 15 डिग्री देशांतर पे है, पूर्व में है, तो ये यहाँ पे अगर मान लो 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बजेगा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री का देशांतर का अंतर है, तो यहाँ 12 बज रहे हैं ना, तो वहाँ दोपहर के 1 बज गए। क्लियर। संपूर्ण देश के लिए मानक समय ही क्या होता है, संपूर्ण देश के लिए मानक समय 1 होता है। संपूर्ण देश के लिए मानक समय ये होता है, जैसे ये भारत है, ये भारत है। क्लियर दोस्तों। संपूर्ण देश का एक मानक जो समय होता है वो किसके अनुसार होता है, वो होता है कि जिस देश में बीचों में, जैसे बीच में एक देशांतर रेखा गुजर रही है, इसका माध्य, यानी कि पूरे देश की जो बीच की रेखा है देशांतर की, यानी कि एक देश के अंदर बहुत सारी देशांतरी रेखाएं गुजरती है। ठीक है। उसमें से जो बीचली देशांतरी रेखा है उसका माध्य, यानी उसका सेंटर, यानी कि जैसे मान लो भारत की देशांतरी स्थिति क्या है 68.7 68 डिग्री 7 से
97.25। ठीक है। अब जो इनकी देशांतरी रेखा है, इनके बीच में आप निकालो माइनस करके, जो बीच की रेखा है देशांतरी रेखा, वो कौन सी रेखा है, वो होती है 82/1/2, यानी कि 82.5 डिग्री की जो देशांतरी रेखा है भारत की, क्योंकि भारत की देशांतरी स्थिति वो है 68.7 से 97.25। क्लियर दोस्तों। तो इसका जो माध्य यानी कि बीचली वाली रेखा का हम ज्ञात करेंगे। आप अंगुलियों पे गिन लो, कैलकुलेटर पे गिन लो, 68.7 से 97 पॉइंट के बीच की जो बीच की देशांतर रेखा वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का जैसे मान लो ये रेखा है, ये रेखा है। अब इसकी बी सेंटर इधर भी बराबर से, इधर से बराबर से, ये बी सेंटर, ये बी सेंटर जहां भी देश में होता है उसको संपूर्ण देश का मानक समय, भारत संपूर्ण देश का मानक समय बोला जाता है। जैसे भारत का मानक समय क्या होता है, मैंने आपको समझाया ना अभी, 82/1/2 डिग्री पूर्वी। पूर्व का मतलब आपने समझा, मैंने समझाया ना, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी देशांतर की बात आती है, समय का जब भी बात आएगी वो देशांतर की बात आएगी, अक्षांश की बात नहीं आएगी। ठीक है। पूर्वी देशांतर, पूर्व की बात आती है, इसका मतलब आगे, यानी कि भारत का समय जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे लगभग आगे रहता है। आप इसको कैलकुलेटर कर लेना, 82/1/2 को 4 मिनट से कितनी मिनटें आती है वो आप घंटों में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। तो भारत का जो मानक समय वो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहीं से 82.5 डिग्री जो देशांतरीय रेखा वो गुजरती है, उसका मध्य है पूरा देश का वो है, और ये 5.5 घंटे लगभग 5 घंटे आगे होता है समय। कहाँ से, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है ना उससे क्या होता है, 5 से 5.5 घंटे आगे होता है। क्लियर। स्थानीय समय वो होता है, हमने ये तो स्थिति पता करी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बात। अब बात आती है स्थानीय समय। स्थानीय समय वो होता है जो कोई भी प्रदेश, जैसे मान लो भारत में जैसे मान लो उत्तर या दक्षिण की बात आती है तो उसमें तो समय की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात आती है पूर्व पश्चिमी, क्योंकि देशांतर रेखाओं को पूर्व पश्चिमी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्लियर। इसीलिए स्थानीय समय की स्थिति वो होती है जो सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना समय निर्धारण करे, यानी कि जिस देशांतर रेखा पे सूर्य लंबवत किरणें पर अपनी सूर्य की प्रकाश की किरणें गिरती है उसी के अनुसार टाइम क्लियर किया जाता है। मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। ये भारत है, इधर क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम। क्लियर। यहाँ क्या है अरुणाचल प्रदेश, और इधर क्या है गुजरात। क्लियर। यानी कि पश्चिम में कौन सा आ गया गुजरात, और पूर्व में कौन सा आ गया अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतर स्थिति के बारे में। 68.7 से 97.25। अब दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट है लगभग 30 डिग्री। अगर हम 30 को गुणा करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो लगभग आती है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ये भारत की स्थिति की बात बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का समय का फर्क है। वो फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं, कौन सा समय आगे कौन सा पीछे है। गुजरात किसमें, पश्चिम में, तो यहाँ समय क्या रहेगा पीछे। जैसे मान लो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, सुबह के 6 AM। ठीक है दोस्तों, गुजरात में 6 AM, तो अरुणाचल प्रदेश में आगे रहेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 AM। यानी कि अगर गुजरात में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज जाएंगे, क्योंकि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिख जाएगा और गुजरात में बाद में दिखेगा। इसलिए यहाँ का समय सुबह का जब 6 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज चुके होंगे। यानी कि भारत संपूर्ण पृथ्वी में एक छोटा सा खंड है, लेकिन उसमें भी 2 घंटे का अंतर है पूर्व पश्चिम की बात करते हैं। तो हम आशा करते हैं आज का जो वीडियो इसका चैप्टर था वो अक्षांशीय देशांतरीय और अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और दोस्तों को भी इसके बारे में
पता चले और इसका जो पढ़ाई का जो उनका अपना मकसद है वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।